हेलो एवरीवन, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल इजी नर्सिंग में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग 2017 के सप्ली में पूछे गए क्वेश्चन पेपर को एक एक करके सॉल्व करेंगे। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले गिव द मीनिंग में पूछा गया है एडक्शन। एडक्शन का मीनिंग आप लोगों को इस प्रकार से लिखना है। एडक्शन इज ए टर्म यूज्ड इन एनाटॉमी टू डिस्क्राइब द मूवमेंट ऑफ ए बॉडी पार्ट्स टूवर्ड्स द मिड लाइन ऑफ द बॉडी। एडक्शन का मतलब यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ गया होगा, जब भी कोई बॉडी का पार्ट्स बॉडी के मिड लाइन की तरफ आएगा तो उस कंडीशन को ही आपका एडक्शन कहा जाता है। एडक्शन का मतलब आप लोगों को याद रखना है, ऐड करना। और यहाँ पे एडक्शन को समझने के लिए पहले स्ट्रक्चर को आप लोग देख लीजिए। यहाँ पे आप लोगों को दिखाया गया है, जैसे ही हैंड बॉडी के मिड लाइन से दूर जाता है तो उसे आपका एबडक्शन कहा जाता है। और उसी हैंड को यानी कि उसी हाथ को फिर से जब आप बॉडी के नज़दीक लाओगे तो उसे आपका कहा जाएगा एडक्शन। एडक्शन का मतलब ऐड होता है, आपका हाथ बॉडी की ओर आता है तो उसे हम लोग कहते हैं एडक्शन। बॉडी का मिड लाइन जो यहाँ पे लिखा हुआ है, मिड लाइन का मतलब होता है ये वाला जो मिड लाइन होता है बॉडी का, जहाँ पे आपका स्टर्नम बोन है, उस लाइन को ही आपका मिड लाइन कहा जाता है। तो मिड लाइन की ओर जब कोई भी पार्ट्स को लाया जाता है तो उसी को एडक्शन कहा जाएगा, और मिड लाइन से दूर ले जाया जाएगा तो उसे आपका एबडक्शन कहा जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है न्यूरॉन। न्यूरॉन का मीनिंग आप लोग इस प्रकार से लिखोगे, द न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है न्यूरॉन्स आर स्पेशलाइज्ड सेल रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन थ्रू इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल सिग्नल्स। यहाँ पे न्यूरॉन जो लिखा हुआ है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, इसे आप लोगों को समझना है। न्यूरॉन को स्ट्रक्चरल यूनिट इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो नर्वस सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम आपका मिलियंस न्यूरॉन से मिलके बना होता है, और न्यूरॉन के जरिए ही आपका जो नर्वस सिस्टम होता है उसका स्ट्रक्चर बना होता है, इसलिए इसे स्ट्रक्चरल यूनिट कहा जाता है। अब फंक्शनल यूनिट क्यों कहा गया है? फंक्शनल यूनिट इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो नर्वस सिस्टम का फंक्शंस होता है, जैसे कि ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, या तो फिर जो भी इम्पल्सेस ट्रांसमिट होता है वो सारा इम्पल्सेस ट्रांसमिट किसके थ्रू होता है? तो न्यूरॉन्स के जरिए ही होता है। एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन इस तरह से आपका ब्रेन तक आके पहुंचता है, इसलिए फंक्शंस भी आपका न्यूरॉन के द्वारा परफॉर्म की जाती है, इसलिए न्यूरॉन को आपका फंक्शनल यूनिट भी कहा जाता है नर्वस सिस्टम का। तो आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि न्यूरॉन को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्यों कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को स्ट्रक्चर दिखाया गया है न्यूरॉन का, और स्ट्रक्चर में आप लोगों को मेंशन किया हुआ है, यहाँ देख सकते हैं सभी पार्ट्स का नेम भी मेंशन कर दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा है हाइपर सेंसिटिविटी। हाइपर सेंसिटिविटी का मीनिंग आप लोग इस प्रकार से लिखोगे, हाइपर सेंसिटिविटी रेफर्स टू एन exaggerated or abnormal response of the immune system to a substance that is generally harmless to most people। यानी कि यहाँ पे जो हाइपर सेंसिटिविटी है, हाइपर का मतलब होता है हाई या एक्सेसिव, और सेंसिटिविटी का मतलब होता है आपका रिस्पॉन्स। आपके बॉडी में यानी कि ह्यूमन बॉडी में जो भी एंटीबॉडीज़ होते हैं, जिसे हम लोग इम्यून कहते हैं, तो उसका जब रिस्पॉन्स एक्सेसिव हो जाता है यानी कि नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है तो उस कंडीशन को ही आपका हाइपर सेंसिटिविटी कहा जाता है। हाइपर सेंसिटिविटी कई तरह का होता है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, इस तरह से 4 तरह का हाइपर सेंसिटिविटी होता है। लेकिन आप लोग जानते हैं कि हाइपर सेंसिटिविटी अक्सर लोगों में होता है, यानी कि अक्सर लोगों का जो बॉडी होता है, यानी कि अक्सर लोगों का जो बॉडी होता है वो सेंसिटाइज हो जाता है। सेंसिटाइज का मतलब किसी बैक्टीरिया के अटैक के वजह से हो या कोई और कारण से सेंसिटाइज हो जाता है, जिसके वजह से उसे हाइपर सेंसिटिविटी होता है। अब हाइपर सेंसिटिविटी का एग्जांपल के लिए, जैसे किसी को डस्ट एलर्जी होता है, तो डस्ट एलर्जी का मतलब जैसे ही डस्ट उसके नोज के थ्रू इंटर करेगा तो उसका जो एंटीबॉडी होता है डस्ट को यानी कि एंटीजन के रूप में एक्सेप्ट करेगा, और एंटीजन समझ के उसके अगेंस्ट में रिएक्शन करेगा, जो कि एबनॉर्मल होता है, यानी कि नॉर्मल से ज़्यादा रिएक्ट करेगा, जिसे एबनॉर्मल रिएक्शन कहते हैं। उस कंडीशन को ही आपका हाइपर सेंसिटिविटी कहा जाता है। कभी कभी हाइपर सेंसिटिविटी के कारण आपका बॉडी का जो नॉर्मल टिश्यू या सेल होते हैं वो भी डैमेज हो जाता है, तो जिससे आपके बॉडी को क्या हार्म पहुँचता है। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को पूछा गया है डिसइंफेक्शन। डिसइंफेक्शन का मीनिंग आप लोगों को इस प्रकार से लिखना है, डिसइंफेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेटिंग और रिड्यूसिंग हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म
फ्रॉम सर्फेसेस कॉमा ऑब्जेक्ट्स और लिविंग टिश्यूज। यानी कि यहाँ पे कहा गया है कि डिसइंफेक्शन एक तरह का प्रोसेस है जिसके थ्रू कोई भी ऑब्जेक्ट हो या फिर सरफेस हो या फिर लिविंग टिश्यूज जो होते हैं उनसे क्या किया जाता है, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है उसे बाहर निकाल के फेंका जाता है या फिर उसे कम किया जाता है। यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो संख्या होता है उसे कम किया जाता है, उसे किल करके कम किया जाता है। इस कंडीशन को ही डिसइंफेक्शन कहा जाता है। तो इसलिए इसका मीनिंग आप लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हो, कंप्लीटली फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड स्टेरिलाइजेशन। डिसइंफेक्शन क्या होता है, एक तरह का स्टेरिलाइजेशन होता है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है फिल इन द ब्लैंक्स में। पहला क्वेश्चन, लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व इन द हार्ट इज ऑल्सो नॉन एज स्पेस वाल्व। यहाँ पे जो आप लोगों को पूछा गया है एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व, तो एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व क्यों कहा गया है, एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व प्रेजेंट होता है उसी को एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व कहा जाता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हार्ट में 4 चेंबर होता है, 2 एट्रियम होता है और 2 वेंट्रिकल होता है। तो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो चेंबर होता है, तो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व प्रेजेंट होता है उसे आपका लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व कहा जाता है और उसी वाल्व को आपका बाइकास्पिड वाल्व के नाम से भी जाना जाता है। कहीं कहीं पे आप लोगों को देखने को मिलेगा बाइकास्पिड वाल्व की जगह पे मिट्रल वाल्व, यानी कि इसे मिट्रल वाल्व के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि इसका 3 नाम प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे जो लिखा है स्पेस जो है, यहाँ पे आप लोग मिट्रल वाल्व भी लिख सकते हो या फिर इसके अलावा आप लोग बाइकास्पिड वाल्व भी लिख सकते हो। तो आंसर में आप लोगों को यहाँ मेंशन कर दिया गया है बाइकास्पिड वाल्व या तो फिर मिट्रल वाल्व। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन इज, ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट कौन सा है, तो आंसर में आप लोगों को लिखना है सेरेब्रम। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है लेप्रोसी इज कॉज्ड बाय, लेप्रोसी का कॉजेटिव एजेंट कौन है, तो लेप्रोसी का कॉजेटिव एजेंट होता है आपका माइकोबैक्टीरियम लेप्री। माइकोबैक्टीरियम लेप्री ही आपका लेप्रोसी को कॉज करता है, जिसका स्ट्रक्चर यहाँ पे आप लोगों को दिखाया गया है। जब लेप्रोसी का इन्फेक्शन होता है तो इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाता है, यानी कि जो ह्यूमन का बॉडी हो इस तरह का बन जाता है। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है द बेस्ट मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन इज, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मोइस्ट हीट मेथड। यानी कि स्टेरिलाइजेशन जो होता है वो आपका मेनली 2 तरह का होता है, एक तो होता है फिजिकल स्टेरिलाइजेशन और दूसरा होता है आपका केमिकल स्टेरिलाइजेशन। तो जो फिजिकल स्टेरिलाइजेशन होता है उसी का एक टाइप होता है आपका मोइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन। ट्रू फॉल्स में पहला क्वेश्चन पूछा गया है वेन्स कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि हार्ट से जितने भी ब्लड वेजल्स ब्लड को कैरी करके हार्ट से दूर लेके जाएगा उन सभी ब्लड वेजल्स को क्या कहा जाएगा, आपका आर्टरी कहा जाएगा। चाहे वो ब्लड वेजल्स आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रहा हो या फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रहा हो, इससे कोई मैटर नहीं करता है। जितने भी ब्लड वेजल्स ब्लड को हार्ट से दूर लेके जा रहा है उस सभी ब्लड वेजल्स को आर्टरी कहा जाएगा, और जितने भी ब्लड वेजल्स ब्लड को हार्ट में लेके आते हैं उन सभी ब्लड वेजल्स को वेन कहा जाएगा, चाहे वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रहा हो या फिर आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रहा हो। नॉर्मली आप लोग जानते हैं कि वेन आपका क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, बट आप लोगों को पता है जो आपका पाल्मोनरी वेन होता है वो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग से हार्ट में लेके आता है, फिर भी उसे वेन का नाम दिया गया है। उसका कारण यही है कि वो ब्लड को हार्ट में लेके आता है, और हार्ट से जो भी ब्लड वेजल्स ब्लड को दूर लेके जाता है उसे क्या कहा जाता है, आर्टरी कहा जाता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जो पाल्मोनरी आर्टरी होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से लंग्स में लेके जाता है, फिर भी उसे पाल्मोनरी आर्टरी कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है लैरिंग्स इज ऑल्सो नॉन एज वॉइस बॉक्स, तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। लैरिंग्स को वॉइस बॉक्स के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि लैरिंग्स ही आपका वॉइस का प्रोडक्शन करता है। लैरिंग्स के अंदर वोकल कॉर्ड होता है, वोकल कॉर्ड ही आपका वॉइस को प्रोड्यूस करता है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है देयर आर 8 सर्वाइकल वर्टेब्री, तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि टोटल 7 वर्टेब्री होता है ह्यूमन बॉडी में, जो आपका नेक यानी कि गले में प्रेजेंट होता है, यानी कि जो नेक रीजन होता है वहाँ पे प्रेजेंट होता है बैक साइड में। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है इनर मोस्ट लेयर ऑफ द ब्लड वेजल्स इज, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है आप लोगों को ट्यूनिका इंटीमा, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका वेजेनालिस, और चौथा ऑप्शन में भी ट्यूनिका वेजेनालिस लिखा हुआ है, दोनों सेम है।
पर यहाँ पे एक ऑप्शन और भी आ सकता है, ट्यूनिका एक्सटर्ना। ट्यूनिका एक्सटर्ना को ट्यूनिका एडवेंटेसिया भी कहा जाता है। तो यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन वो भी आप लोगों को पूछ सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ट्यूनिका इंटीमा। ट्यूनिका इंटीमा का मतलब होता है इनर मोस्ट लेयर ऑफ द ब्लड वेजल्स। और अगर आप लोगों को पूछ ले आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द ब्लड वेजल्स, तो आप लोगों को लिखना होगा ट्यूनिका एक्सटर्ना या फिर ट्यूनिका एडवेंटेसिया। तो यहाँ पे आप लोगों को दोनों याद रखना होगा। और जो यहाँ पे ट्यूनिका मीडिया लिखा हुआ है, ये होता है आपका मिडिल लेयर। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है द क्रेनियल नर्व रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेंस ऑफ स्मेल। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है आपका ऑक्यूलोमोटर, ऑप्टिक, ऑल्फैक्टरी एंड एक्सेसरी। तो यहाँ पे जो पहला ऑक्यूलोमोटर है, ऑक्यूलोमोटर आपका क्या होता है, तीसरा आपका क्रेनियल नर्व होता है। और ऑप्टिक नर्व जो दिखाया गया है दूसरा नंबर पे, ये होता है आपका दूसरा क्रेनियल नर्व। और ऑल्फैक्टरी नर्व जो होता है, ये होता है आपका फर्स्ट क्रेनियल नर्व। और लास्ट में जो एक्सेसरी नर्व दिखाया गया है, ये होता है आपका 11th क्रेनियल नर्व। अब यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल कौन होगा स्मेल का, तो इसका आंसर आप लोगों को लिखना होगा ऑल्फैक्टरी नर्व। ऑल्फैक्टरी नर्व क्या करता है, जितने भी सेंस होता है उसे कैरी करने का काम करता है, या सेंस को जो रिकॉग्नाइज किया जाता है उसे, उसके लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। और यहाँ पे ऑप्टिक नर्व जो लिखा हुआ है, इसका काम क्या होता है, ऑप्टिक का मतलब होता है आई, यानी कि आँखों का जो फंक्शंस होता है उसका जो इन्फॉर्मेशन पहुँचाने का काम करता है, वो आपका ऑप्टिक नर्व के द्वारा किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है बोन फॉर्मिंग सेल आर कॉल्ड एज। ऑप्शन में दिया हुआ है ऑस्टियोसाइट, दूसरा है आपका ऑस्टियोक्लास्ट, तीसरा है आपका ऑस्टियोब्लास्ट एंड उसके बाद चौथा नंबर पे दिया है नॉन ऑफ एबोव। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑस्टियोब्लास्ट। अब यहाँ पे 3 ही ऑप्शन दिया हुआ है, कहीं कहीं पे आप लोगों को 4 ऑप्शन भी मिल सकता है, ऑस्टियोजेनिक भी आप लोगों को मिल सकता है। अगर ऑस्टियोजेनिक भी आता है तो भी आंसर हो जाएगा आपका ऑस्टियोब्लास्ट। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को दिखाया गया है द मेन आर्टरी सप्लाइंग टू द ब्रेन इज, यानी कि मेन कौन सा आर्टरी ब्रेन को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करता है। तो इसमें ऑप्शन आप लोगों को दिया गया है कॉमन इलियक आर्टरी, ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी, उसके बाद यहाँ पे लिखा है सर्कुलस आर्टरियोसस, और चौथा नंबर में दिया हुआ है सबक्लेवियन आर्टरी। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है कॉमन इलियक आर्टरी, कॉमन इलियक आर्टरी आपका कहाँ प्रेजेंट होता है, लोअर एब्डोमेन में प्रेजेंट होता है। तो इसका आंसर कॉमन इलियक आर्टरी नहीं होगा। अब बचा यहाँ पे जो सर्कुलस आर्टरियोसस लिखा हुआ है, ये आपका प्रेजेंट होता है ब्रेन में। ब्रेन में यानी कि ब्रांचेस होता है, ये जो मेन आर्टरी होता है उसका ब्रांचेस होता है और एक नेट लाइक स्ट्रक्चर बनाता है ब्रेन के ऊपर, जो आपका ब्रेन को ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रोवाइड करता है, उसे कहा जाता है सर्कुलस आर्टरियोसस, जिसे आपका, तो ये भी आंसर नहीं होगा। उसके बाद जो यहाँ लास्ट में पूछा गया है सबक्लेवियन, सबक्लेवियन आर्टरी भी इसका आंसर नहीं होगा। अब बचा यहाँ पे जो ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी। अब ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी आपका डायरेक्टली ब्रेन को ब्लड नहीं पहुँचाता है, लेकिन ब्रेन को ब्लड पहुँचाने वाला जो आर्टरी होता है उसे आपका कैरोटिड आर्टरी कहा जाता है। और कैरोटिड आर्टरी क्या होता है, ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी का ब्रांच होता है। इसलिए यहाँ पे आप लोगों को आंसर में क्या लिखना होगा, ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी। तो आंसर में आप लोगों को लिख देना होगा ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी। अगर ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी के बाद अगर कैरोटिड आर्टरी भी आता है ऑप्शन में, तो वहाँ पे आपको प्रायोरिटी किसको देना होगा, कैरोटिड आर्टरी को। अगर कैरोटिड आर्टरी नहीं है तो फिर आपको यहाँ पे ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी को सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को दिखाया गया है 2016 के एनुअल में पूछे गए क्वेश्चन पेपर। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 2016 के एनुअल में पूछे गए क्वेश्चन पेपर को एक एक करके सॉल्व करेंगे।